नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने हरिद्वार जिले की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे हरिद्वार जिले के अंतर्गत महत्वपूर्ण जगहों की, उनकी धार्मिक मान्यताओं की, साथ ही साथ उसकी क्या खासियत है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। हरिद्वार जिले के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान है तो वो स्वयं हरिद्वार है। पूरे जिले के अंतर्गत देखिए आप ये तीर्थ नगरी है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का रास्ता यहीं से गुजरता है, इसीलिए इसको हम द्वार पथ भी कहते हैं, चार धाम यात्रा का। और हरिद्वार और केदारनाथ की यात्रा करने वाले लोग यहाँ से गंगा दर्शन करते हुए ऊपर जाते थे, इसीलिए इसको शिव को मानने वाले लोग हरिद्वार बोलते हैं और भगवान विष्णु को मानने वाले हरिद्वार बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका प्राचीन नाम मायापुरी था, उसकी भी मान्यता है। ध्यान से देखिएगा, मायापुरी इसका प्राचीन नाम था। मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ हरिद्वार के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कपिल मुनि की भूमि है, इसको कुपिला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, तो उसके साथ शरीफुद्दीन नाम का एक राइटर आया जिसने इसके बारे में लिखा और उसने यहाँ बताया कि इसको कुपिला भी कहा जाता है। इसके अनेक नाम हैं, हरिद्वार, तीर्थ नगरी, माया नगरी, प्राचीन नामों से पूरी अभिभूत है। ये बहुत प्राचीन समय से ऐतिहासिक नगरी है हरिद्वार। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ के मेले का आयोजन भी होता है। गंगा नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन भी हरिद्वार पर ही होता है। अब देखिए, इसकी अहमियत की हम बात कर रहे थे। इसका ऐतिहासिक महत्व तो है क्योंकि राजा भगीरथ द्वारा स्थापित गंगा यहीं से गुजरती है, यहीं से मैदान में प्रवेश करती है, ऐसी मान्यता भी है। अगर हम बात चर्चा करें इसके ऊपर, हरिद्वार के ऊपर प्रमुख मंदिर या प्रमुख स्थानों की हम बात करें, देखिए यहाँ गंगा आने से पहले ही ब्रह्मकुंड था, यानी ब्रह्मा ने पूजा की थी, इसलिए गंगा नदी के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मकुंड भी है जहाँ पर लोग उसकी पूजा भी करते हैं। 5वीं सदी में, चौथी सदी में भारत पर 375 ईस्वी से 415 तक राजा विक्रमादित्य का शासन चलता था। राजा विक्रमादित्य के उस शासन में मैं आपको जानकारी दे देता हूं, उनके ही समकालीन या उन्हीं के भाई कहेंगे आप, भर्तृहरि ने यहाँ तपस्या करी। भर्तृहरि ने यहाँ तपस्या की और यहीं पर अपने प्राण त्यागे। उन्हीं की याद में विक्रमादित्य, जो हिंदुओं के बड़े प्रसिद्ध राजा रहे हैं, राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनको कहा जाता है, सेकंड थे वो गुप्त काल के। उनके दौर में बहुत से प्रसिद्ध कवि, कालिदास हों, आर्यभट्ट हों, बहुत सारे नवरत्न वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने भर्तृहरि की यहाँ पर पैड़ी बनाई, जिसको आज हर की पैड़ी बोलते हैं। वो भर्तृहरि की पैड़ी है। परीक्षा के नजरिए से आप याद रखिएगा, भर्तृहरि कौन थे? राजा विक्रमादित्य के भाई थे। 4वीं शताब्दी के आसपास, 4वीं या 5वीं शताब्दी में यहाँ पर इन पैड़ियों का निर्माण हुआ और उन पैड़ियों को आज हर की पैड़ी कहा जाता है। जितने भी तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पर पिंडदान करते हैं, यही प्रमुख केंद्र भी है। हर की पैड़ी के नीचे दक्षिण में अगर आप जाएंगे, दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण दिशा हुई, मैं आपको लोकेशन वाइज दिखा देता हूँ, पर हरिद्वार बना के ये गंगा नदी, इसके दक्षिण में 2 घाट हैं, कुशावर्त घाट और गौ घाट। सब परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुशावर्त घाट और गौ घाट। कुशावर्त घाट के बारे में कहा जाता है कि इसे इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। ठीक, याद रखिएगा, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, उनका अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, ऐतिहासिक विषय है। पर हरिद्वार के संबंध में जब आप याद कर रहे हैं तो इन चीज़ों को जरूर नोट कर लीजिएगा, इसके आसपास के क्षेत्रों में। इसी के देखिए दक्षिण में जाकर के गंगा नदी 7 धाराओं में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसे 7 धाराओं में विभाजित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आकर ये विशाल रूप धारण कर लेती है, कई टुकड़ों में पूजा होती है, प्रत्येक जगह पर इसका एक घाट है। प्रमुख घाट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भर्तृहरि, हर की पैड़ी सबसे प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे 7 भागों में कट जाती है। वहां पर सप्तऋषि आश्रम है, दक्षिण में जाकर जब ये कट जाती है, सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 ऋषियों ने तपस्या की थी, जिसके बाद ये 7 भागों में डिवाइड हो जाती है। दक्षिण में जाकर के ये नदी डिवाइड हो जाती है। देखिए, हरिद्वार शहर में एक माया देवी मंदिर है, हमने बाद में पहले चर्चा भी करी थी इसकी, कि इसका प्राचीन नाम ही मायापुर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माया देवी या देवी ने यहाँ पर पूजा करी थी और यहाँ उन्होंने प्राणाहुति दी थी अग्निकुंड में। उसके बाद भगवान शिव उनके शरीर को लेकर के गए थे, जिसको 11 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, गिर गया था वो। उनमें जो इनका सिर, धड़ है, वो यहीं पर है,
माया देवी में, जहाँ पर ये धड़ है वहाँ उसका मंदिर बना है, माया देवी मंदिर। इसकी पूजा होती है यहाँ विस्तृत रूप में। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, माया देवी मंदिर, ये हरिद्वार की विशेष पहचान है। ठीक, हरिद्वार जिले के अंतर्गत अनेकों मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ अकबर के ज़माने में मानसिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मानसिंह अकबर के सेनापति थे, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो मानसिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ पर मानसिंह की छतरी के नाम से एक जगह भी है, मानसिंह की छतरी, ये भी हरिद्वार के अंतर्गत ही है। हम फिलहाल उन जगहों की चर्चा कर रहे हैं जो सीधे सीधे हरिद्वार के अंतर्गत पड़ती हैं, जिनका सीधे सीधे हरिद्वार से संबंध है। मतलब मेन शहर के अंतर्गत ये इतने जगह हैं जहाँ पर आप जब हरिद्वार में प्रवेश करते हैं तो ये पर प्रमुख स्थान है जहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं या फिर जो धार्मिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक और मंदिर है यहाँ पर, श्रवणनाथ, ये मोती बाजार में स्थित है, इसकी लोकेशन है मोती बाजार। महत्वपूर्ण जगहों के हम यहाँ पर पहले चर्चा कर लेते हैं। हरिद्वार शहर के अंदर जो पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर अक्सर लोग जाते रहते हैं, एक पारदनाथ मंदिर है जो प्योर पारे से निर्मित है। पारदनाथ मंदिर, ये महादेव के मंदिर है ज़्यादातर, ये प्योर पूर्ण रूप से पारे से निर्मित है। हरिद्वार शहर के अंतर्गत ये प्रमुख जगह है। देखिए अब हरिद्वार के ठीक हम थोड़ा उत्तर में जाते हैं। उत्तर में 2 पर्वतमालाएं हैं, देखिए इस तरह से 2 पर्वतमालाएं हैं। मैं इनको मिटा देता हूं और पर्वतमालाओं को यहाँ पर बना देते हैं। एक बिल्वेश्वर, बिल्वकेश्वर और एक नीलेश्वर। बिल्वेश्वर पर्वत पर मनसा देवी मंदिर है। देखिए मनसा देवी मंदिर यहीं पर मौजूद है। जब आप कभी हरिद्वार जाते हैं तो आपको सड़क पर से दिखता है, एक चोटी पर लाइन लगी रहती है, नीचे से पैदल जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, वो मनसा देवी मंदिर है। हरिद्वार जाने वाले बिल्कुल ऊपर थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो ये इस तरफ है, देहरादून जाते समय आपको रास्ते में पड़ेगा ये। ठीक, और बिल्वेश्वर पहाड़ी पर एक और मंदिर है महादेव का, बिल्वेश्वर नाम से ही, बिल्वेश्वर नाम से ही एक और मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बिल्व मतलब बेरी का पेड़ था जहाँ पर उमा पार्वती देवी ने पूजा करी थी यहाँ पर, जिस वजह से इसका नाम पड़ा बिल्वेश्वर महादेव। ये दोनों मंदिर मनसा देवी और ये यहाँ पर मिलेगा। नीलेश्वर पर्वत में एक नीलेश्वर महादेव का मंदिर है और दूसरा है चंडी देवी मंदिर। ध्यान से सुनिएगा, चंडी देवी मंदिर यहीं पर है, बिल्वेश्वर के ठीक नज़दीक एक और पहाड़ी है नीलेश्वर। नीलेश्वर में नीलेश्वर मंदिर और चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर की जो स्थापना है 1886 में सचेत, कश्मीर के राजा सचेत द्वारा कराई गई। कश्मीर से आए राजा सचेत ने इसकी स्थापना करी। तो ये प्रमुख जगह है। इसके अतिरिक्त देखेंगे हरिद्वार के उत्तर दिशा में, क्योंकि धार्मिक महत्व की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हरिद्वार के उत्तर में आप देखेंगे कनखल नाम की जगह है। यहाँ दक्षेश्वर मंदिर है, राजा दक्ष की नगरी कहलाती है ये कनखल। ठीक, इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेक अन्य मंदिर भी हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे मंदिर हैं कनखल के अंदर। जैसे हम बात कर देते हैं प्रमुख मंदिरों में, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। सती कुंड है यहाँ पर, एक बहुत सारी और भी जगह जिनके साथ नाम हमें याद भी नहीं आ पा रहे, सती कुंड और भी अन्य जगह होंगी। ठीक, चलिए हम चलते हैं पूर्व की तरफ। ये ज्वालापुर है, ज्वालापुर के आगे आप देखेंगे यहाँ पिरान कलियर है। पिरान कलियर अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर अलाउद्दीन हजरत अली साबिर की मज़ार है जहाँ पर अनेक लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। इसका अपना पुराना दौर का महत्व है। पौराणिक तो पुराणों से संबंधित है, पुराणों से संबंधित नहीं है ये। एक्चुअल में यहाँ पर जो दरगाह है साबिर हजरत अलाउद्दीन मोहम्मद हजरत अली साबिर की है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है पिरान कलियर नाम की जगह पर किसकी मज़ार है, तो राइट आंसर इज। और यहाँ के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ से रुड़की के लिए सबसे पहली ट्रेन चली थी जो मालगाड़ी थी, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी करी थी, जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया था रुड़की में। ठीक, चलिए हम थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ते हैं, रुड़की की तरफ बढ़ते हैं। रुड़की में एक मंदिर है चेहड़मल मंदिर। कौन सा मंदिर है? एक चेहड़मल मंदिर। ठीक, नोट कर लेते हैं हम उसको, चेहड़मल मंदिर। ये परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। चेहड़मल मंदिर की खासियत है,
चेहड़मल मंदिर में भूतों के राजा की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है यहाँ पर? भूतों के राजा की यहाँ पर पूजा होती है। रुड़की में देखिए सोनाली नदी बहती है। रुड़की के बारे में आपको पता है, भारतीय सिंचाई विभाग यहीं पर है। केंद्रीय अनुसंधान, केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। आईआईटी यहीं पर है। कई महत्वपूर्ण संस्थान यहीं पर हैं रुड़की के अंतर्गत। भारतीय जल संस्थान भी यहीं पर है, सिंचाई संस्थान भी यहीं पर है। तो रुड़की में ज़्यादातर पर्यटक, मतलब धार्मिक और पर्यटक स्थल ना होकर के केंद्रीय महत्व वाले ज़्यादा विषय है, ज़्यादा संस्थान है, मतलब संस्थानों से भरा हुआ है रुड़की पूरा। तो मंदिर की चर्चा करते हैं तो चेहड़मल मंदिर यहीं पर स्थित है। आज़ादी के दौर में भी इसका बड़ा योगदान है। आज़ादी के दौर से समझ में आता है हमें, एक जगह है लंढोरा, जो यहाँ पर नहीं दिखाई गई, खानपुर तहसील के अंतर्गत है लंढोरा। यहाँ की एक राजकुमार की कहानी है, विजय कुमार की। ठीक, एक जगह भी पड़ती है यहाँ पर, कुंज बहादुरपुर, जिस पर एक किला बना है आज भी, कुंज बहादुरपुर पर। लंढोरा के राजा विजय कुमार, तब 1822 की घटना है, 1822 से पहले मालगुजारी दिया करते थे अंग्रेजों को। तो लंढोरा के राजकुमार विजय कुमार नवीन गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने किताबों में इनका नाम बीजू सिंह लिखा है। ये मालगुजारी देने से इनकार कर दिया, जिससे अंग्रेज बड़े सख्ते में आ गए। अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे क्षेत्र में हमारे अंतर्गत राज करने वाला ये विजय कुमार, लंढोरा के राजकुमार की कहानी है, मालगुजारी नहीं दे रहा है। 1822 की घटना है और इनके खिलाफ सीधे सीधे आर्मी भेज दी गई, जहां भीषण युद्ध हुआ। मालगुजारी ना देने की वजह से इनका अंग्रेजों से सीधे संघर्ष हो गया। उस संघर्ष में 3 अक्टूबर 1822 को यहाँ के राजकुमार विजू यानी विजय को फांसी दे दी गई। जबकि इनके एक और साथी थे, उनके साथ 152 लोगों को फांसी दी गई थी, 152 लोगों को। एक और इनके साथी थे जिनका नाम था कल्याण सिंह। इनको कई जगह पर कालो सिंह लिखा है, कलवा सिंह लिखा है। ये उस समय वीरगति को प्राप्त नहीं हुए, फांसी नहीं दी गई, सॉरी, उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। कल्याण सिंह की हम चर्चा करते हैं। कल्याण सिंह, इसके बाद अंग्रेजों ने इनको फांसी दी, कल्याण सिंह को। 2 साथी थे, विजय सिंह, कल्याण सिंह। मालगुजारी देने से मना किया राजा विजय सिंह ने, और अपोजिशन में अंग्रेज आए, युद्ध हुआ। वो तो वीरगति को प्राप्त हुए जो राजा विजय सिंह थे। कल्याण सिंह उस समय पकड़े गए और इनको फांसी दी गई। और अंग्रेजों ने दहशत फैलाने के लिए इनका सर काट दिया, और सर काट कर उस पर केमिकल छिड़क दिया, एसिड छिड़क दिया और लटका दिया लंढोरा में। ठीक, तो उसी याद में आज भी यहाँ पर कुंज बहादुरपुर में किला बना है। मैं आपको एक और जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल यूपीएससी में से पूर्व में आ चुका है। विजू सिंह और कालो सिंह, कलवा सिंह की कहानी से संबंधित ये सवाल आ चुका है। कुंज बहादुरपुर किला किससे संबंधित है? विजू सिंह से संबंधित है, विजू से संबंधित ये किला है। ठीक, चलिए हम ऊपरी गंगा नहर के किनारे फिलहाल चल रहे हैं। हम चलते हैं मंगलोर। मंगलोर को कहा जाता है राजा मंगलसेन की भूमि है। मंगलसेन की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये मंगलसेन की भूमि है ऐसा माना जाता है। मंगलसेन एक्चुअल में किसके समकालीन थे? मंगलसेन भी विक्रमादित्य के ही समकालीन थे। वही विक्रमादित्य जिनके भाई ने यहाँ पर भर्तृहरि की पैड़ियाँ बनाई, हर की पैड़ी का निर्माण किया। मंगलसेन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है क्योंकि उनके नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ता है मंगलूर। ठीक, और मंगलसेन से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि इनकी यहाँ पर महल था। आज वहाँ पर हजरत विलायत अली की मज़ार है। किसकी मज़ार है वहाँ पर? हजरत विलायत अली की मज़ार है। और उस मज़ार में कई सारे लोग पुराने किले को देखने जाते हैं। जो विक्रमादित्य के समकालीन मंगलसेन थे, उनके किले को देखने जाते हैं इसी जगह पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है हजरत विलायत अली की मज़ार, तो प्रसिद्ध है ही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक 9 गजा कब्रिस्तान भी है। 9 गजा मज़ार, 9 गज की एक मज़ार भी है। कब्रिस्तान या मज़ार अलग अलग वर्ड है, लेकिन फिलहाल हम बात करें मंगलोर की। ठीक, 9 गजा एक मज़ार भी है जो यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है मंगलोर में, दक्षिण में है। देखिए आप, ये एक विधानसभा भी है हरिद्वार की, पहले भी चर्चा करी हमने। लक्सर, लक्सर का नाम लाख तालाब होने की वजह से अतीत में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 1 लाख तालाब थे, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है लक्सर। ये देखिए प्रमुख जगह हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। मंदिरों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। मंगलोर के हों, पिरान कलियर की अपनी अहमियत है, लक्सर की अपनी अहमियत है, ज्वालापुर की अलग है। देखिए लंढोरा की हमने चर्चा करी, खानपुर है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर भगवानपुर भी है। खानपुर एक विधानसभा भी पड़ती है इसमें,
जिसकी हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं आपके सामने। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर लगने वाले प्रमुख मेलों की। देखिए, इसमें हमने पहले भी आपको कहा कि सबसे प्रसिद्ध हरिद्वार ही है, हरिद्वार में ही सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल भी हैं। मेले में देखिए सबसे प्रसिद्ध है हरिद्वार में कुंभ का मेला। इसके मेले ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पहले से ही जानकार हैं उन चीज़ों के। सबसे प्रसिद्ध है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, ठीक, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेला है उर्स मेला। उर्स मेला पिरान कलियर में लगता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। उर्स मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? पिरान कलियर में इसका आयोजन किया जाता है। उर्स मेला बड़ा प्रसिद्ध है ये भी। तीसरा है गुघाल मेला। गुघाल मेला हरिद्वार में लगाया जाता है, ठीक। यहाँ पर एक और मंदिर है जो हम बताना भूल गए थे, भारत माता मंदिर, ठीक। ये परीक्षा में पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, ठीक। तो ये प्रमुख जगह और स्थान हमने बताया हरिद्वार जिले के अंतर्गत पड़ने वाले, और हरिद्वार के प्रमुख स्थान भी जहाँ पर हरिद्वार स्वयं स्थित है। हरिद्वार के बारे में हम जितना आपको जानकारी दे सकते थे हमने कोशिश की देने की, और अन्य अब कई महत्वपूर्ण है। तो जब हम उत्तराखंड की चर्चा करेंगे तो इससे संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताए जाएंगे। तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ अभी तक जितने ज़िले पढ़ाए हैं, क्योंकि ये अंतिम वीडियो है गढ़वाल की, गढ़वाल के ज़िलों की। इसके बाद हम कुमाऊं के ज़िले पर चर्चा करेंगे। तो ये जो जितने ज़िले हमने गढ़वाल के किए हैं, आप इसको एक कॉपी पेन से सभी ज़िलों के बारे में जो जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है नोट कर लीजिएगा। नोट करके एक नोट्स बना दीजिएगा। हम भी आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि जितना आपने नोट किया उतना हमने आपको प्रोवाइड किया या नहीं किया, क्योंकि जो अतिरिक्त छूट गया या बच गया वो उन PDF में आपको मिल जाएगा। सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी देना, मैंने भी कहा कि 100% पूरा बताना असंभव हो जाता है। PDF के माध्यम से आपको, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं, जितना दिमाग में आ रहा है वो रख पा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसके लिए PDF आपको मुहैया कराई जाएगी, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है पढ़ते पढ़ते ही, ध्यान में नहीं रहती, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहली बार सुने जा रहे हैं, जो एक बार में याद भी नहीं होते। आप एक को कोशिश करेंगे, दूसरा भूल जाएंगे। तो उसकी सहूलियत के तौर पर हम PDF का भी निर्माण करते हैं, और वो PDF आप तक मुहैया हो जाएगी, जिससे आप अगर वीडियो को नहीं भी देख पाए, या एक बार आपने वीडियो देख लिया, इसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो उन PDF को आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये वीडियो तो आपकी सहूलियत के लिए है, आपको समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अन्यथा ये सारी चीज़ें तो आपको किताबों में भी मिलेंगी, मगर किताबों में शायद आप उतना डीपली नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते। एक तरीका पढ़ने का जो शैली है, जैसे हम क्षेत्र के हिसाब से पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ गए, पूरब में गए, दिशा, वो एक साथ कैप्चर नहीं हो पाती, या एक साथ सब कुछ फिट नहीं होता दिमाग में। नई नई जगह तो यहाँ भी याद करनी पड़ेगी, वहाँ भी याद करनी पड़ेगी, पर दशा स्थिति आप देख लेंगे अगर मानचित्र में, तो वो याद करने के बजाय दिमाग में वैसे ही बस जाएगी, उनकी प्रतिरूप वैसे ही दिमाग में आ जाएगा। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही तो है। अन्यथा तो किताब से पढ़ करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं, मगर किताब से पढ़ा हुआ आपके दिमाग में कितनी देर तक रहता है, और जब हम आपको मानचित्र के माध्यम से हर जगह को एक्सप्लेन करते हैं अपने मुंह से, वो आपके दिमाग में कितना समय तक रहता है, ये आपको देखना है। क्योंकि इससे होने वाले लाभ यही हैं और कोई लाभ नहीं है, कि आपको आसानी होती है याद करने में। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमारा उद्देश्य, जो आप अतिरिक्त समय दे रहे हैं किताब से हट के इस पर, उसका क्या लाभ है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। पढ़ने में आसानी और दक्षता हासिल होती है, समझने में आसानी होती है। किताबों में भी यही लिखा है जो हम बता रहे हैं, कोई अलग से हम नहीं बता रहे हैं, किताबों से पढ़ के ही बता रहे हैं। अगर किताबों में ये लिखा है, आप ये पढ़ पा रहे हैं, तो हमारा क्या काम? हमारा काम आपको आसानी से उसे समझाना है। हमने कई किताबों को पढ़ा है, उसके बाद उसको एक जगह पर मिश्रित किया है, ये भी एक फ़ायदा है। हो सकता है कि एक किताब में एक लिमिटेड जानकारी हो, दूसरे में कम हो। सारी किताबों से महत्वपूर्ण जानकारी हमने एकत्रित करी है, ये हमारे द्वारा किए गए प्रयास हैं, जिसका आपको फ़ायदा मिले, इसीलिए इस वीडियो को उसको बनाया गया है। और इससे लेने वाले लाभ को आप बहुत जल्द अर्जित करें, ऐसी तो हम कामना करते हैं। हर अध्यापक यही चाहता है कि जो वो पढ़ा रहा है वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो ऐसी ही कामना करके पढ़ाना की सोच रखता है। हम भी यही सोचते हैं, इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप प्रतिक्रिया दिया करिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और कुछ टॉपिक मिसअंडरस्टैंड हुआ, गलत हुआ, या अलग से अतिरिक्त आप कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।